ध्वनि विज्ञान। यदि हम ध्वनि विज्ञान की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर आप हिंदी के छात्र हो या टीचर हो तो भी, या हिंदी के आप किसी भी एग्ज़ाम्स को दे रहे हो तो हिंदी से संबंधित आपको क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं जिसमें ध्वनि विज्ञान हमारे लिए ज़रूरी होता है, जिसे हमें समझना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले एग्ज़ाम्स के लिए हेडिंग दे दीजिएगा ध्वनि विज्ञान के लिए। या स्वर ध्वनि के बारे में पूछे या व्यंजन ध्वनि के बारे में पूछे तो आप उससे पहले एक बार ध्वनि विज्ञान की छोटी सी टिप्पणी आप दे दिया कीजिए, उसके बाद उसको डिफाइन कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम ध्वनि विज्ञान की बात करें तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियोस के बारे में, ध्वनि विज्ञान के बारे में। चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है ध्वनि विज्ञान। अगर हम सिर्फ ध्वनि की बात करें, अगर हम ध्वनि को अलग से डिफाइन करें तो ध्वनि जो होता है किसी प्रकार की आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। यानी कि जो भी आवाज़ हमें सुनाई देता है, या हम एक पेन गिरता है या एक बर्तन गिरती है, किसी भी तरह की चिड़िया चहचहाती है, पानी बहता है, हवा बहता है, तो इन सब में एक ध्वनि सुनाई हमें देती है। तो इन सभी को हम ध्वनि कहते हैं, वो विज्ञान की दृष्टि से। लेकिन जो भाषा विज्ञान होती है उस दृष्टि से वो सब एक शोर होती है, उन सब की ध्वनि नहीं कही जा सकती है। तो अवयव यानी कि जुबान, दांत, तालु आदि ये सभी के उच्चारण में से सहायक अंग होते हैं, ठीक है। और इन सभी अंगों की सहायता के द्वारा मनुष्य जिन वाणी का उच्चारण करता है और उसके पश्चात जिन अर्थों की अभिव्यक्ति होती है, भाषा की दृष्टि से उन्हें ही सार्थक ध्वनि माना गया है। यानी कि अगर हम कुछ बोलते हैं अपने मुंह की सहायता से, अपने दांत, अपनी जुबान, इन सब की सहायता से यदि हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसे हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और उसका कोई सार्थक अर्थ हो तो ही हम उसे ध्वनि कहेंगे। यदि अगर हम अपनी जुबान से भी कोई शब्दों को निकालते हैं और उसका कोई अर्थ ना हो तो वो भी हमारे लिए एकमात्र शोर होगा, वो ध्वनि नहीं कहलाएगी भाषा विज्ञान की दृष्टि से। तो अगर इसके स्वरूप की बात करें तो देखिए, भाषा विज्ञान के स्वरूप अगर हम देखें तो भाषा मानवीय वाणी ही ध्वनि होती है, ठीक है। यानी कि अगर मनुष्य के द्वारा जब भी कोई वाणी बोली जाती है और सार्थक रूप से बोली जाए तो वही जो होती है हमारे लिए ध्वनि कहला सकती है। और ध्वनि इकाई शब्दों का निर्माण करती है। यानी कि हमारे ध्वनि जो होती इकाइयाँ जो होती छोटी छोटी इकाइयाँ किसे कहते हैं? ध्वनि इकाई। वर्णों को हम ध्वनि इकाई कहते हैं। और वर्ण क्या है? जैसे क, ख, ग, घ, ये सब हमारे जो होते हैं वर्ण होते हैं। तो अगर हम क बोलते हैं तो इन क का तो हम मुंह से ही अपने उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन क का कोई अर्थ नहीं होता है। म अगर हम कहते हैं तो म का भी कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब हम इनको जोड़ देते हैं, जैसे क, म, ल, इनको अगर हम इन वर्णों को जोड़ देते हैं कमल, तो जब हम कमल कहते हैं तो कमल का एक अर्थ होता है। कमल का एक अर्थ होता है, कमल का नाम लेते हैं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दृश्य के सामने एक चित्र सामने आ जाता है। तो इसे ही हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से ध्वनि मानेंगे। अब हम ध्वनि के रूपों की अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्वनि विज्ञान के भी दो रूप हम देख सकते हैं। जैसे कि एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। यानी कि जब मनुष्य कोई बात ध्वनि का उच्चारण करता है, कोई शब्दों को उच्चारण करता है, तो वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो निरर्थक होते हैं। जैसे कि पानी, यदि हम सार्थक ध्वनियों में बात करें तो पानी, नाश्ता, कमल, पेन, कॉपी, ये सब हमारी सार्थक हो गई ध्वनियाँ। लेकिन अगर वही हम कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हम निरर्थक रूप में उसे बोलते हैं, उनका कोई अर्थ ना हो लेकिन उसे हम ज़रूर बोलते हैं। जैसे पानी, वानी, चाय, साय, तो ये क्या हो गया? वाणी हो गई या साय हो गया। ये क्या है? इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक होते हैं, लेकिन हम ये सार्थक ध्वनि के साथ इनको प्रयोग में करते हैं। तो ये भी हमारी ध्वनियाँ कहलाएगी, लेकिन ये निरर्थक ध्वनि कहलाएगी। अब हम बात करेंगे ध्वनियों का वर्गीकरण। तो ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया गया? तो सभी प्रकार की भाषाओं को दो प्रकार की ध्वनियों का उल्लेख मिलता है। यानी जो भी हम भाषा देखेंगे उनमें दो प्रकार के हमें ध्वनियाँ दिखाई देती है। और ये ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और इस बात का उल्लेख जो है हम आचार्य पतंजलि के ने भी अपने महाभाष्य में भी स्वर और व्यंजन का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हिंदी में हम स्वर और व्यंजन दो भागों में उसे वर्गीकृत किया गया है और इन्हें हम अलग अलग करके देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर ध्वनि। यानी कि हमारा ध्वनियों का वर्गीकरण दो रूपों में हो चुका है, स्वर और व्यंजन के रूप में। सबसे पहले हम स्वर ध्वनि तथा उनकी वर्गीकरण की बात करें तो स्वर ध्वनियाँ जो होती है वो स्वतंत्र होती है, वो किसी के साथ मिली नहीं होती है, या उनके उच्चारण करने में किसी हमें दूसरे ध्वनि या दूसरे शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं होती है। और अन्य ध्वनियों की इसमें आवश्यकता ही नहीं होती है। और मुख से हवा बिना किसी रुकावट, बिना किसी अवरोध के ही निकल जाती है।
और जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, जिसमें से कुछ हास्य होते हैं और कुछ जो होते हैं वो दीर्घ होते हैं। और 11 अगर स्वरों की बात करें तो उसमें अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ जो होती है, ओ और औ, ये हमारी जो होती है वो स्वर कहलाती है। ठीक है। कुछ विद्वान जो होते हैं वो अन और अ जो होते हैं उसे भी स्वर ही मानते हैं, परंतु वो स्वर नहीं होती है। स्वर में हमारे ये बस 11 ही स्वर होते हैं। जो अह और अन होती है वो अयोग वा होती है, और उसे हम मात्र चिन्ह के द्वारा ही दिखाते हैं। जैसे कि व्यंजन या अगर कोई हम शब्दों को बोलते हैं तो उसमें उनके चिन्हों को हम दिखाते हैं। जैसे कि हंस हो गया, तो हंस में हम क्या करते हैं, अनुस्वर की दिखाते हैं अन को। और विसर्ग जो होते हैं जैसे प्रातः हो गया तो उसमें हम विसर्ग चिन्ह लगा देते हैं अह की। तो इस प्रकार से हम अह और अह को दिखाते हैं, जो कि वो स्वर नहीं होता है। स्वर हमारे मात्र 11 माने जाते हैं। हिंदी के स्वर, ध्वनियाँ तथा उनका वर्गीकरण, इनमें बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीभ के प्रयोगों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य और पश्च भाग जो है हमारा, यानी कि अगला, पिछला और मध्य में हमारा जो जीभ होता है वो ऊपर नीचे उठता रहता है, और उन्हीं के आधारों पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो अग्र स्वर होता है, और अग्र स्वर भी जो होता है ई, ए। ठीक है। यानी कि इसको जब हम करेंगे तो हमारा जीभ जो होगा वो आगे को रहेगा। फिर इसके बाद हमारा मध्य स्वर, मध्य स्वर में जो होता है हमारा जीभ जो होता है वो बीच में ही रहता है अ, यानी कि ना वो ऊपर उठता है ना नीचे उठता है और ना ही आगे पीछे होता है। और पश्च स्वर में जो होती है हमारी जीभ पीछे को जाती है। आप उच्चारण के साथ साथ देख सकते हैं, जैसे ऊ, ओ, आओ, आ। ठीक है। तो इसमें हमारे उच्चारण के समय हमारा जीभ जो होता है वो पीछे को मुड़ जाता है। दूसरा हम बात करें तो मुंह के खुलने तथा बंद होने के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, और इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है संवृत, और मुंह प्रायः इसमें बंद होता है या फिर बहुत कम, ना के बराबर खुलता है, तो उसमें हम उसको जो कहते हैं संवृत कहते हैं। और इसमें हमारा ई, ऊ, यानी कि इसमें बहुत ही कम हमारा मुंह खुलता है। दूसरा आता है हमारा विवृत, यानी सबसे अधिक मुंह खुलता हो इसमें हमारा। तो इसमें जो है वो हमारा आ है, आ के समय हमारा मुंह सबसे ज़्यादा ओपन हो जाता है। उसके बाद आता है अर्ध संवृत। तो जैसे संवृत में हमने देखा कि इसमें मुंह नहीं खुलता है या थोड़ा बहुत खुलता है, तो जब इसकी तुलना में थोड़ा अधिक खुलता हो, इसमें क्या है बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है संवृत में, और अर्ध संवृत में क्या है कि थोड़ा सा इसकी तुलना में ज़्यादा खुलने वाले स्वर। हाँ, तो ऐसे में क्या है ए ओ, तो ए ओ में क्या होगा हमारा इसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं खुलेगा, बस इसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाएगा। और दूसरा क्या होता है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में क्या है, विपरीत में हमारा मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है। तो अर्ध विपरीत में क्या है कि इसकी तुलना में थोड़ा सा कम खुले हमारे स्वर को, इसे हम लोग अर्ध विपरीत कहते हैं। तो ऐसे में हमारा क्या आता है ए ओ। ठीक है। इसको पहचानने के लिए आप रख सकते हो, पहचान में सबसे इजी है कि संवृत में क्या होगा ई ऊ। ठीक है। और विपरीत तो सबसे इजी है कि आ होता है, सबसे ज़्यादा मुंह हमारा आ में खुलता है, हम सब जानते हैं। और अर्ध संवृत और अर्ध विपरीत में क्या होता है ए, और इसमें ए होगा, फिर ये ओ होगा, फिर ओ हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा मुंह के आधार पर आप सब याद भी कर लेंगे, अभी वीडियो देख के हमें पता है। ओठों के गोलाकार या अगोलाकार की स्थिति के आधार पर भी जो होता है स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि किन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा ओठ जो होता है वो अधिक गोला होता है और किसमें वो अधिक गोला नहीं हो पाता है अच्छे से। तो उसमें हम 2 भागों में उससे भी बांट देते हैं। एक हमारा होता है वृत्ताकार होता है, और दूसरा जो होता है अवृत्ताकार हो जाता है। वृत्ताकार में ओ ऊ आओ आ। ठीक है। वृत्ताकार में हमारा ओ आओ आ। और अवृत्ताकार के समय जो होता है हमारा, इसमें हमारा मुंह स्वर जो था, ओठ जो थी हमारे एकदम गोल हो जाते हैं, और इसमें हमारे ओठ गोल नहीं होंगे। आप इनके उच्चारण मेरे साथ करके देख लीजिए, जिसमें अ आ ई ए। ठीक है। तो इसमें हमारे क्या हो रहे हैं स्वर, ओठ जो हो रही है वो थोड़ा सा चकोर में फैल जा रही है, लेकिन जब हम ऊपर वाले स्वरों को हम उच्चारण कर रहे हैं तो इस समय हमारे स्वर जो होते हैं वो गोला एकदम हो जा रहे हैं।
अब ध्वनि विज्ञान में हम सबसे पहले व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर में क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, लेकिन व्यंजन जो होती है वो स्वरों की सहायता से ही उच्चारण उनके हो पाते हैं। और इनके उच्चारण में जो हवा होती है वह रुक रुक कर मुंह से निकलती रहती है। और हिंदी में क से ह तक के सभी व्यंजन जो होती है वो ध्वनियाँ हैं, और अवरोध के प्रकार के आधार पर व्यंजनों का अनेक भेद भी होता है। यानी कि किस ध्वनियों को उच्चारण करने में कहाँ रुकावट हो रही है, इन सब के आधार पर ध्वनियों के अनेकों प्रकार से उनका विभाजन किया गया है। और हम सबसे पहले हिंदी का जो है, हिंदी व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इनके किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। आप हेडिंग दीजिएगा, हिंदी व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। अधिकतर रूप से हम जब एग्जाम्स में लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम प्रयत्नों के आधार पर ही उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि अभी हम स्वरों की बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण भी हम प्रयत्नों के आधार पर ही करते हैं। अवरोध की प्रकृति के आधार पर सबसे पहले जो होते हैं प्रयत्नों के आधार पर, वो है हमारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण होता है। यानी कि ये प्राकृतिक रूप से हमारा रुकावट आती ही इनके उच्चारण करने में होती है। तो इसमें जो होता है सबसे पहला स्पर्शी होता है, संघर्षी होता है और स्पर्शी संघर्षी होता है। तीन भेद होते हैं, जिसमें स्पर्शी की यदि हम बात करें तो जब उच्चारण अव्यय उच्चारण स्थान, यानी कि जो जीव हमारा तालु, इन सब ये क्या है हमारे उच्चारण करने के अव्यय होते हैं। यानी कि इसके उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है तथा स्पर्श करके वायु का मार्ग जो होती है अवरुद्ध करता है। तब जो व्यंजन उच्चारित होते हैं उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इसमें जो है वो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जो पहले चार व्यंजन होते हैं उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यानी क वर्ग में क, ख, ग, घ ये चार है ना, तो ये कहलाएंगे। अंग नहीं कहलाएगा, इ नहीं कहलाएगा, ठीक है, तो ड नहीं कहलाएगा। तो ये सब हमारे स्पर्शी व्यंजन नहीं कहलाएंगे। बस इनके पहले के चार वर्ग हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी बात करिए अगर हम, तो संघर्षी व्यंजन में, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो कुछ व्यंजन के उच्चारण में उच्चारण अव्यय, यानी कि हमारे दांत और जीभ के इतना ऊपर नहीं उठते कि वे उच्चारण स्थान का स्पर्श कर सके, और वे उसके इतने निकट आ जाते हैं कि वे वायु दोनों के बीच में घर्षण करते हुए निकलती है। ठीक है, यानी कि उस पर एक घर्षण करती है हमारी जुबान में, और उसके बाद वो हवाएं को रुक रुक के निकलती है। उसे हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। यानी कि संघर्ष के द्वारा वो आ रही है ना, जब हम जल्दी ना निकल रहे हो, जल्दी टच ना हो रहे, उसमें संघर्ष हो रहा, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, संघर्षी व्यंजन। और संघर्षी व्यंजन कैसे कहते हैं, हिंदी में उस व्यंजन को, उस व्यंजन हमारे जो होते हैं वो स होते हैं, उसे उस व्यंजन कहते हैं। तथा साथ में आगत व्यंजन को, जिसमें ख, ग, ज, ठीक है ना, ये बिंदु वाला नॉर्मल ख नहीं, ये नॉर्मल ग नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो कहते हैं वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनको तुरंत बहुत आसानी से इनका उच्चारण हम नहीं करते हैं, हमें घर्षण के द्वारा ही इनका उच्चारण करना पड़ता है। तीसरा जो है वो हमारा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, यानी कि हिंदी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श तथा संघर्ष दोनों प्रयत्न होते हैं उसे हम लोग क्या कह देंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहेंगे। और इसमें हिंदी के च वर्ग के सभी व्यंजन, यानी च, च, ज, झ, इया, ये सारे पांचों के पांचों व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी यदि हम बात करें तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर उनका व्यंजन का वर्गीकरण होता है। यानी कि सघोष और अघोष व्यंजन। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण होता है, और इसमें अघोष और सघोष व्यंजन इसे हम कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो हम सबके गले में एक स्वर तंत्रिया होती है, ठीक है, और जब फेफड़ों से निकल कर आने वाली हवायु इनसे टकराती है तो एक झनकार आ जाती है, उसमें एक झनकार उत्पन्न होती है, और उस पर जब वो टकराती है तो एक कंपन उत्पन्न होती है उसके, और उस कंपन के फलस्वरूप जो होता है कभी वो निकट आ जाती है और कभी वो दूर हो जाते हैं। और इसी समय वे जब निकट होती है तो उस समय जो व्यंजन उच्चारित होती है तो उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक, अघोष व्यंजन की बात करें तो जब स्वर तंत्रियाँ परस्पर दूर होती है और उस समय जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं।
ठीक है। और अघोष व्यंजन जो होता है वो किसके कहते हैं हम लोग? हिंदी के वर्ग के प्रथम दो व्यंजन जो होते हैं और वो अघोष होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो सघोष होते हैं। और जिसमें क ख हिंदी के प्रथम दो है, उसके बाद ग घ अंग, ये तीसरा जो हमारा वो क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। फिर च छ क्या हो जाएगा हमारा? अघोष होगा। और फिर ज झ ई हमारा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। यानी कि प्रथम दो जो होते हैं वो अघोष होते हैं, और बाकी जो तीन व्यंजन होते हैं वो सघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग के। आप एग्जाम्स में लिखिएगा कि हिंदी के वर्ग के प्रथम दो व्यंजन जो होते हैं वो अघोष होते हैं, और बाकी के जो व्यंजन होते हैं वो सघोष होते हैं। अब हम प्रत्यय के आधार पर अगर व्यंजनों के तीसरी अंतिम बात करें तो वो स्वर की मात्रा के आधार पर उनका वर्गीकरण होता है। और उसमें जो उनका वर्गीकरण होता है दो प्रकार से होता है, एक अल्प प्राण होता है और दूसरा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम मात्रा में स्वर निकलती है, ठीक है, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिसमें सबसे अधिक मात्रा में निकलती है हमारा श्वास, तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। जिसमें कि और हिंदी के वर्ग के प्रथम तथा तृतीय जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ जो होते हैं व्यंजन वो महाप्राण होते हैं। यानी कि क ख ग घ, ये चार हमारे व्यंजन हो गए। और इन चार व्यंजनों में जो पहला और तीसरा होता है वो हमारा अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो हमारा महाप्राण होता है। इनके उच्चारण करने में हमारी हवाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है, मुँह से। जैसे देखिए क ख ख, ख के समय में थोड़ा सा देर लगा क की तुलना में। ग हम जल्दी बोलते घ, तो घ के उच्चारण करने में हमें टाइम लग रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये महाप्राण कहलाएंगी। तो ये याद रखिएगा। अगर आपको ना एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से हमने ये पूरा आपको स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण करके समझा दिया, ध्वनियाँ किस विज्ञान किसे कहते हैं वो भी मैंने समझा दिया। अगर आपको अलग से अल्प प्राण और महाप्राण ये समझना हो तो आप कहिएगा, मैं वो वीडियो बना दूंगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोटिवेट हो जाऊंगी तो मैं ज़्यादा कोशिश करूंगी आप लोग को वीडियो बनाने का। और किसी भी टॉपिक पे आपको ना समझ में आए और आपको 2 दिन पहले भी आप एग्ज़ाम्स हो आप कहो समझाने के लिए, तो मैं ज़रूर समझा के एक वीडियो डाल दूँगी। बाय बाय।